रायगढ़ के रहने वाले असम राइफल्स के कमांडिंग अधिकारी विप्लव त्रिपाठी मणिपुर के उग्रवादी हमले में शहीद, पत्नी और बच्चे समेत 7 लोगों की हुई मौत। छत्तीसगढ़ विधानसभा का शीतकालीन सत्र आगामी 13 दिसंबर से शुरू होकर 17 दिसंबर तक चलेगा, अधिसूचना जारी। मुख्यमंत्री ने धान के अवैध परिवहन पर कड़ाई से रोक लगाने के निर्देश दिए, कहा खरीदी में किसानों को न हो किसी तरह की कोई समस्या। और रायपुर में भाजपा कार्यसमिति की बैठक हुई। डी पुरंदेश्वरी ने राज्य सरकार से पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कमी करने की मांग की। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं गोपा सान्याल। अब समाचार विस्तार से। मणिपुर में आज उग्रवादियों के हमले में असम राइफल्स की 46वीं बटालियन के कमांडिंग ऑफिसर, उनकी पत्नी और उनके बेटे सहित कुल 7 लोगों की मौत हो गई। कमांडिंग अधिकारी विप्लव त्रिपाठी रायगढ़ के रहने वाले थे। शहीद विप्लव त्रिपाठी रायगढ़ के वरिष्ठ पत्रकार सुभाष त्रिपाठी के पुत्र थे। इस घटना की जानकारी मिलते ही रायगढ़ स्थित उनके निवास स्थान पर शोक की लहर दौड़ गई। त्रिपाठी परिवार के परिचित और जनप्रतिनिधि उनके परिजनों से मिलने पहुंचने लगे। उनके परिजनों ने बताया कि विप्लव त्रिपाठी अपने परिवार के साथ दिवाली की छुट्टियां मनाने मणिपुर गए हुए थे। हम लोगों ने नाश्ता किया और उसके बाद निकले, छोटे भांजा और मैं दीदी के घर के लिए निकले। उतने में ही आर्मी के किसी लिंक से छोटा भांजा, जो खुद लेफ्टिनेंट कर्नल है, उसके पास मैसेज आया। छोटे भांजे ने तुरंत इनकी यूनिट पे फ़ोन लगाया और बोला ये ऐसा है, क्या स्थिति है। तो बोले 7 कैजुअल्टी कन्फर्म है, जिसमें सीओ साहब, उनका पूरा परिवार और 4 जवान, इतनी कन्फर्म कैजुअल्टी है। मणिपुर में यह घटना सुबह 10:30 बजे के आसपास हुई, जब कमांडिंग ऑफिसर कर्नल विप्लव त्रिपाठी, उनकी पत्नी अनुजा त्रिपाठी और 5 वर्षीय पुत्र अबीर त्रिपाठी बिहांग को पोस्ट से लौट रहे थे। इसी दौरान सियालसी गांव के पास घात लगाए बैठे उग्रवादियों ने उनके वाहन पर हमला कर दिया। कर्नल विप्लव त्रिपाठी इस घटना में शहीद हो गए। उनकी पत्नी की भी मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उनके पुत्र ने अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। राज्यपाल अनुसुईया उइके, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय ने इस उग्रवादी हमले की कड़ी निंदा की है। उन्होंने अपने संदेश में शहीद जवान और उनकी पत्नी तथा पुत्र को श्रद्धांजलि अर्पित की है। छत्तीसगढ़ विधानसभा का शीतकालीन सत्र आगामी 13 दिसंबर से शुरू होगा। यह सत्र आगामी 17 दिसंबर तक चलेगा। 5वीं विधानसभा का यह 12वां सत्र होगा। इस सत्र में कुल 5 बैठकें होंगी। इस दौरान वित्तीय कार्य के साथ ही अन्य शासकीय कार्य भी संपादित किए जाएंगे। इस संबंध में राज्य विधानसभा के प्रमुख सचिव चंद्रशेखर गंगराड़े ने अधिसूचना जारी कर दी है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रदेश के सीमावर्ती राज्यों से धान के अवैध परिवहन पर कड़ाई से रोक लगाने के निर्देश दिए हैं। इसके लिए मुख्यमंत्री ने पड़ोसी राज्यों से लगने वाली राज्य की सीमाओं को सील करने और कड़ी निगरानी सुनिश्चित करने को कहा है। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को धान का अवैध परिवहन करने वालों पर कठोरता से कार्रवाई करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को यह भी सुनिश्चित करने को कहा कि प्रदेश के किसी भी किसान को धान के परिवहन के दौरान किसी भी तरह की परेशानियों का सामना न करना पड़े। मुख्यमंत्री ने कहा है कि राज्य में किसानों से समर्थन मूल्य पर धान की खरीदी आगामी 1 दिसंबर से शुरू हो रही है। उन्होंने बताया कि छत्तीसगढ़ में किसानों को धान का समर्थन मूल्य मिलने के साथ साथ राज्य सरकार द्वारा राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत इनपुट सब्सिडी भी दी जा रही है। इस वजह से धान खरीदी की सीजन में हर वर्ष सीमावर्ती राज्यों से धान के अवैध परिवहन की शिकायतें मिलती हैं, जिस पर कड़ाई से अंकुश लगाने की जरूरत है, जिससे छत्तीसगढ़ के किसानों को इस योजना का अधिक से अधिक लाभ मिल सकेगा।
गौरतलब है कि इस वर्ष राज्य में किसानों से समर्थन मूल्य पर लगभग 105 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी करने का अनुमान है। 2311 से अधिक सहकारी समिति केंद्रों के माध्यम से यह खरीदी की जाएगी। इस वर्ष 1,13,000 नए किसानों ने पंजीयन कराया है। अभी तक धान विक्रय के लिए पंजीकृत किसानों की संख्या 22,66,000 से अधिक हो गई है। इस बीच मुख्य सचिव अमिताभ जैन ने आज रायपुर में वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक लेकर राज्य में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी की तैयारियों की समीक्षा की। मुख्य सचिव ने अधिकारियों को हर हाल में 28 नवंबर तक राज्य के सभी उपार्जन केंद्रों में धान खरीदी की पुख्ता व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि 1 दिसंबर से धान खरीदी को ध्यान में रखते हुए सभी समितियों में बारदाने की पर्याप्त व्यवस्था की जानी चाहिए। उन्होंने बारदाने की आपूर्ति करते समय इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखने को कहा कि जिन समितियों में धान की आवक ज्यादा होती है वहां बारदाना आपूर्ति अधिक संख्या में की जाए। साथ ही उन्होंने किसानों से खरीदे जाने वाले धान के बदले में 1 दिसंबर से ही राशि का भुगतान किसानों के खाते में किए जाने के भी निर्देश अधिकारियों को दिए। श्री जैन ने राज्य में समर्थन मूल्य पर धान विक्रय के लिए पंजीयन कराने वाले कृषकों की संख्या और पंजीकृत रकबे के बारे में भी जानकारी ली। मुख्य सचिव ने कृषि और राजस्व विभाग के अधिकारियों को 2 दिन के भीतर सोसाइटीवार पंजीयन रकबे का मिलान और त्रुटि सुधार करने के निर्देश दिए। बैठक में किसानों से धान उपार्जन के लिए टोकन व्यवस्था को लेकर भी चर्चा की गई। दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी ने राज्य सरकार द्वारा समर्थन मूल्य पर की जाने वाली धान खरीदी की तैयारियों और इसकी व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े किए हैं। भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने धान खरीदी व्यवस्था को पूरी तरह लचर बताया है। कल रायपुर में मीडिया से चर्चा करते हुए डॉक्टर सिंह ने कहा कि सहकारी समितियों के कर्मचारियों को बीते करीब 3 वर्षों से वेतन नहीं मिला है। वहीं सरकार की गलत नीतियों के कारण सुखद के मामले बढ़े हैं, जिनकी राशि भी सहकारी समितियों के कर्मचारियों के वेतन से काटने की बात की जा रही है, जो कि गलत है। उन्होंने कहा कि राज्य में किसान भी विभिन्न समस्याओं से जूझ रहे हैं। गवर्नमेंट का सिस्टम ही कोलैप्स हो जाएगा जब सहकारी समितियां धान नहीं खरीदेगी, आंदोलन पे चली गई। उनके लिए पहला मुद्दा यह है कि उनको 2.5 साल का 3 साल का पेमेंट रुका है वो दिया जाए। उनकी स्थिति यह है कि सूखत का पूरा जो नुकसान होता है उसकी भरपाई उन्हीं के कमीशन से हो रहा है, जबकि सूखत सरकार के गलत नीतियों से हुआ है। ट्रांसपोर्ट परिवहन नहीं कर पाए। 31 मार्च तक 100% परिवहन करने की जवाबदारी सरकार की होती है, परिवहन नहीं किया, सूखत आ गया, अभी तक धान पड़ा है। अब उसका जो सूखत का आ रहा है उसको कहते हैं कि इनसे वसूला जाए गरीबों से। अब तो ये आंदोलन कर रहे हैं और किसान तो आज निश्चित रूप से बारदाना की कमी, रकबा कमी की वजह से पीड़ित है, दुखी है। साल भर तक पेमेंट देते हो घुमा के, और 2 साल का बोनस किसान आज भी पूछ रहा है कहाँ गया भाई। डॉक्टर सिंह ने राज्य सरकार पर यह आरोप लगाया कि कई मामलों को लेकर बदले की कार्रवाई की जा रही है। समाचारों का सिलसिला आगे भी जारी रखेंगे। फिलहाल लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। अपने अकाउंट से संबंधित लेन देन के बारे में तुरंत अलर्ट पाने के लिए अपने बैंक के पास अपना मोबाइल नंबर और ईमेल रजिस्टर कर दीजिए। अगर आपको किसी ऐसे लेन देन के बारे में अलर्ट मिलता है जिसे आपने नहीं किया है या फिर अधिकृत नहीं है, तो तुरंत अपने बैंक को आप सूचित करें। आरबीआई कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका दूरदर्शन समाचार में। छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयुक्त ठाकुर राम सिंह ने कहा है कि आगामी नगरीय निकाय चुनाव और उपचुनाव की सभी तैयारियां 17 नवंबर तक पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं इन चुनावों में उम्मीदवारों को इस बार भी ऑनलाइन नामांकन की सुविधा मिलेगी। श्री सिंह ने
नगरीय निकाय चुनाव की तैयारियों को लेकर आज रायपुर में आयोजित सभी जिलों के उप जिला निर्वाचन अधिकारियों की बैठक ली। उन्होंने कहा कि कोविड-19 प्रोटोकॉल का पालन सुनिश्चित करते हुए चुनाव कराना हमारी आयोग की पहली प्राथमिकता है। यह बात उन्होंने अधिकारियों से कहा कि मतदान केंद्र चिन्हांकित करने के पहले इस बात का विशेष ध्यान रखें कि वहां मतदान के दौरान कोविड से बचाव संबंधी दिशा निर्देशों का पालन कराया जा सके। निर्वाचन आयुक्त ने कहा कि चुनाव कार्य प्रशिक्षण, नाम निर्देशन के दौरान, मतदान सामग्री वितरण, मतदान के दौरान और मतदान दलों की वापसी के साथ मतगणना के समय कोविड के प्रोटोकॉल का पालन सुनिश्चित कराया जाए। उन्होंने कहा कि मतदान कर्मी का टीकाकरण हो चुका हो, ड्यूटी लगाते समय इस बात का ध्यान रखा जाए। आयुक्त ने अधिकारियों को 55 साल से अधिक आयु के शासकीय कर्मचारियों को निर्वाचन ड्यूटी से राहत देने को कहा। भारतीय जनता पार्टी की कार्य समिति की बैठक आज राजधानी रायपुर में हुई। बैठक की शुरुआत में आज पार्टी के दिवंगत नेताओं और कार्यकर्ताओं के प्रति शोक प्रस्ताव रखा गया तथा उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। इस बैठक में पेट्रोल डीजल पर वैट कम करने, धान खरीदी और कानून व्यवस्था के साथ ही झीरम आयोग के मामले को लेकर राजनीतिक प्रस्ताव रखा गया। बैठक में प्रदेश प्रभारी डी पुरंदेश्वरी, सह प्रभारी नितिन नवीन, पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह और प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय के साथ ही पार्टी के कई अन्य वरिष्ठ नेता भाग ले रहे हैं। बैठक के बाद सुश्री पुरंदेश्वरी ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि डीजल और पेट्रोल की कीमत पर केंद्र सरकार ने राहत दे दी है। अब छत्तीसगढ़ सरकार अपनी जिम्मेदारी निभाए और इसकी कीमत कम करे। डीजल की भी उस पर नजर डालेंगे तो केंद्र सरकार ने 5 रुपये पेट्रोल पर और 10 रुपये डीजल पर कम किए हैं। आज हम डिमांड करते हैं छत्तीसगढ़ के प्रशासन से कि आप भी कम करो। जब भी प्राइसेस बढ़े थे, आपने भी अपना एक्साइज और वैट में तो आपने भी बढ़ाए थे और आपका जिम्मेदारी बनता है उसको कम करने की, और आप नहीं कम करते हो और कहते हो कि there is a inflation, there is an increase in prices। केंद्र सरकार ने अपनी काम करी और भाजपा जिन प्रदेशों में प्रशासन में है, शासन में है, उन सभी प्रदेशों में उन्होंने तो कम किया है। यूपी में तो 11 रुपये उन्होंने कम किया, तो आपका भी जिम्मेदारी बनती है कम करने की। तो इसलिए हम डिमांड करते हैं कि यहाँ भी आप कम करें। सुश्री पुरंदेश्वरी ने यह भी कहा कि भाजपा सेवा में विश्वास करती है और बाकी राजनीतिक दल चुनाव लड़ना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा को छोड़कर कोई भी राजनीतिक दल देश के मुद्दों और देश के विकास पर बात नहीं करता। केंद्र सरकार के नागरिकता संशोधन कानून के जरिए अब छत्तीसगढ़ में सालों पहले पाकिस्तान से आकर रहने वाले नागरिकों को भारत की नागरिकता मिल रही है। दुर्ग के सिंधी कॉलोनी में रहने वाले 14 परिवारों को भारत की नागरिकता दी गई है। इन परिवारों को यहां आयोजित एक कार्यक्रम में नागरिकता प्रमाण पत्र का वितरण किया गया। ये परिवार कई दशक पूर्व पाकिस्तान के सिंध प्रांत से आकर दुर्ग में रह रहे थे। विदेशी नागरिक होने की वजह से इन परिवारों को अब वीजा की अवधि बढ़ाने के लिए हर बार केंद्र सरकार को आवेदन नहीं देना पड़ेगा। अब केंद्र सरकार द्वारा संशोधित कानून लाए जाने के बाद उन्हें भारत की नागरिकता मिल गई है। कार्यक्रम में सांसद विजय बघेल भी उपस्थित थे। उन्होंने कहा कि यह कानून विदेशों से सालों पहले आने वाले लोगों के लिए वरदान साबित हो रहा है। खेल रहे थे, वो सबका अभिशाप का पटाक्षेप हुआ है। ऐसे बहुत से और लोग हैं। आज हमारे सौदा भाई बहनों को हिंदुस्तान की नागरिकता मिली, उसके लिए मैं उनको बहुत बधाई देता हूँ, बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। और माननीय प्रधानमंत्री जी हमारे मोदी जी और माननीय गृह मंत्री जी अमित शाह जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि बहुत सारे जटिल नियम थे उसको सरल करते हुए जो अधिकार कलेक्टरों को दिए, कानून में कानून को चेंज करके, वो सफलता का राज है। और आज जिला कलेक्टर में इनको नागरिकता मिली। भारत की नागरिकता मिलने पर दुर्ग में रह रहे सिंधी परिवार काफी खुश हैं। अच्छा महसूस हो रहा है, बहुत खुशी मिली है कि 30 साल से हम भारत में आए थे और हमको नागरिकता नहीं मिल रही थी, पर बहुत प्रयासों के बाद आज नागरिकता हमें मिली है। बहुत बहुत अच्छा, बहुत खुशी महसूस हो रही है। फ़ायदा ये है कि हम खुलकर अपने आप को हिंदुस्तानी बोल सकते हैं,
लग रहा है कि आज हमके जो भारतीय नागरिकता मिली है उस नागरिकता को हमें अपने अंदर, शुरू से हम ये सोचते थे कि लोग हमको ये देखते थे कि ये वहाँ से आए हैं पाकिस्तान से, लेकिन अब हम भी अपने आप में बहुत गर्व महसूस करेंगे कि हम हैं हिंदुस्तानी। नागरिकता मिलने पर इन परिवारों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के प्रति आभार व्यक्त किया है। और अब शतरंज। छत्तीसगढ़ प्रदेश शतरंज एसोसिएशन की वार्षिक आम सभा आज रायपुर में आयोजित की गई। इसमें कॉमनवेल्थ चेस एसोसिएशन के अध्यक्ष और अखिल भारतीय शतरंज महासंघ के राष्ट्रीय महासचिव भरत सिंह चौहान भी शामिल हुए। श्री चौहान के रायपुर आगमन पर छत्तीसगढ़ ओलंपिक संघ के महासचिव गुरुचरण सिंह होरा ने उनका स्वागत किया। श्री चौहान ने कहा कि छत्तीसगढ़ में पहले भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खेलों का आयोजन किया गया है। उन्होंने उम्मीद जताई कि संघ की नई टीम अच्छा कार्य करेगी। पहले से ही शतरंज का बहुत अच्छा राज्य रहा है और यहाँ पर बहुत इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स हुए हैं, सीएम ट्रॉफी वगैरह। मैं उम्मीद करता हूँ वही सब चीज़ें छत्तीसगढ़ में दोबारा से होंगी और जो नई टीम है वो अच्छा काम करेगी चेस के लिए। पहले जैसा किया मैं समझता हूँ उससे कई गुना अच्छा करेगी। वार्षिक आम सभा में राज्य ओलंपिक संघ के पदाधिकारियों ने खेल से संबंधित सभी ब्यौरे पेश किए। और इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन यहीं समाप्त हुआ। नमस्कार।